आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमने मेन इसलिए रखी है कि ठीक है, इलेक्शंस तो हम बहुत टाइम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, बट आचार संहिता लगने के बाद में आज इस सभा के अंदर हमने जो हमारे मुख्य सहयोगी हैं केवल उनको बुलाया है, जो हमारे कोर मेंबर्स हैं, मतलब जो जिनके साथ हमें आगे की रणनीति तैयार करनी है, रणनीति जो हमने होमवर्क किया है उस होमवर्क को चेक करवाना है यहाँ जितने हमारे मुख्य सहयोगी हैं उनसे, और उसके बाद में आगे कैसे काम चलेगा अगले 1 महीने के, लगभग 1 महीने का समय, 40 दिन मान लीजिए आप, उसकी सारी प्लानिंग करने के लिए ये हमने मेन प्रोग्राम रखा है। तो किस तरह की रणनीति सर आज बनाई जाएगी? सर रणनीति यही है कि जी ठीक है, हमारा बेसिक प्रचार प्रसार ठीक रहा है, लोगों तक हमारी रीच गई है, लेकिन जितना हो सके हमें 1 to 1, डोर टू डोर लोगों के पास पहुंचना है। जितना हमारे पास समय है उस समय का हमें मैक्सिमम यूज़ करना है। डिजिटल जो चल रहा है वो तो चलने ही देना है आगे। आप जैसे मीडिया के भाई बंधुओं को तो साथ हमेशा हमें मिलता ही रहा है। प्लस जितना हो सके हमें गाँव में, जैसे गाँव में अभी तक हम थोड़ा कम पहुँचे थे, अब कोशिश ये करेंगे आने वाले कुछ दिनों में हर गाँव तक हम पहुँचे, डोर टू डोर पहुँचे जी। हमने जो पहले कैंप चला रखा है नशे के खिलाफ, फिर एकदम से पॉलिटिक्स के अंदर कैसे आप? देखिए सर, ऐसे है, कैंप से पहले भी हम काफ़ी टाइम से, नशा तो ठीक है, नशे के अराउंड तो हमने लगभग 1.5-2 साल पहले कैंपेनिंग स्टार्ट की थी। हमें लगभग 5 से 7 साल हो गए। जितने यहाँ पे आपको सीए भाई बंधु दिख रहे हैं, ये हमारे कोर टीम के कुछ मेंबर है, हालांकि 18 लोगों की हमारी टीम है टोटल। लगभग 2018-19 से हमने बेसिक चीज़ें स्टार्ट की थी। पॉलिटिकल हमारा एंगल कभी नहीं था, इसलिए हमने उसको कभी पॉलिटिसाइज नहीं किया, कभी इस प्रकार प्रचार प्रसार नहीं किया कि हाँ भी हमें कोई इलेक्शन लड़ना है। जैसे हम देखते हैं बहुत से लोग जिनको इलेक्शन लड़ना है वो तो 1 to 1 जाके भी मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सबसे मिलते हैं कि उनको अपना वोट चाहिए होता है। हमारे दिमाग में वो नहीं था, तो इसलिए हमने उस काम को उस तरीके से नहीं किया। लेकिन 2017-18 से अब तक हमने लगभग 60 से 70 हमने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाए हैं। लगभग हर कैंप में मैं 200 की ओपीडी एवरेज मानता हूँ, तो लगभग 12-13 हज़ार लोगों को हमने फ्री ट्रीटमेंट दिया है, फ्री में दवाइयाँ बांटी है। प्लस हम हर सर्दियों में हमारी संस्था के थ्रू हम 2 से 3 हज़ार रिफ्लेक्टर लगाने का काम जरूर करते हैं। अब उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है कि उससे कोई हमने एक्सीडेंट बचाया, नहीं बचाया, 1 बचाया, 10 बचाए, वो हम नहीं कह सकते। इसके अलावा इसी संस्था से हमने लगभग हर स्कूलों में, जितने सिरसा के आसपास गांव हैं, उस समय नहीं पता कि विधानसभा चुनाव का भी हमें लड़ना है, तो मैनाखेड़ा भी गए हैं, अरनिया वाली, बकरियाँ वाली, सब गाँव में हम पहुँचे हैं। वहाँ हमने करियर काउंसलिंग सेशंस भी लगाए हैं। और लगभग 1.5 साल पहले हमने सिरसा का सबसे बड़ा नशे के प्रति अभियान जो हमने डियर सिरसा संस्था में चलाया। देखिए जी, एक बात और है कि हम हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिक्स कीचड़ है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका ये भी कारण है कि जो सही लोग हैं वो कोई हिम्मत नहीं करते। उसको लगता है कि हाँ भाई ये जो लोग बैठे हैं ये हमें पनपने नहीं देंगे, लेकिन पनपा जाएगा जनता के द्वारा। कोई अगर नेता बड़ा है उसको क्या है, जनता बड़ा बनाती है। अगर हम लोग समझ जाएं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस पर हम काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो हमने डिक्लेयर किया कि वो दिन था, एक आज का दिन है, बहुत दिन रात का फ़र्क है। लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आज भी सभा में 150-200 लोग मौजूद हैं, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हमारे मुख्य सहयोगी इतने हो गए हैं, तो पब्लिक का रिस्पॉन्स तो हमें 100% मिलना ही मिल रहा है। तो हम बहुत अच्छी पोजीशन में पहुँचे हैं। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई द्वेष नहीं है जी। कोई भी पार्टी का हम नाम ले लो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, हलोपा, कोई भी पार्टी हो, चाहे मेरा या हमारे साथियों का, कभी किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं रहा, ना कोई स्पेशल लगाव रहा। मोटा मोटी हम पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहे, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें ये पता है कि हमें क्या करना है, हमारा विजन क्या है, उस विजन पर बात नहीं हो पा रही, काम नहीं हो पा रहा, हमें वो काम करना। वो लोग शायद नहीं कर पाए, वो लोग अपने लेवल पे काम कर रहे होंगे, कामयाब नाकामयाब, वो हमारा काम नहीं उन्हें जज करना। हमें हमारा विजन पता है, हमें हमारे विजन पर काम करना है। तो कितने लोग देखिए मैम, हमारा जो मैंने मुख्य लक्ष्य था, सबसे बड़ा तो टारगेट है शिक्षा का। 70 से 80% युवा स्टडी से संबंधित बेरोजगार हैं। हाँ, कुछ लोग स्टडी करने के बाद में डिग्री लिए बीटेक की, टैली सीख रहे हैं, अकाउंट सीख रहे हैं, वो अकाउंट में काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो स्टडी तो उसको कामयाब नहीं कर पाई ना, वो एक अलग बात है। लेकिन मोटा मोटी स्टडी उनको आर्थिक रूप से कामयाब करने में पूर्ण रूप से असक्षम है। चलो हम कहते हैं कोई बात नहीं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं कर पाई, इवन सांस्कृतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, हर एंगल से स्टडी कहना कि नाकामयाब रहती है। संस्कार भी जो अपने घरों में हमने दे दिए, बच्चों को दे दिए, बच्चों की संस्कार रूपी कोई क्लास स्पेशली स्कूलों में नहीं लगती, एथिक्स के कोई स्पेशली पीरियड्स नहीं लगते, या लगते तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लगते हैं। ये जो अभी हम कोलकाता में अभी हमने सबने सीन देखा, 10-10 राक्षस एक महिला के साथ इतना अत्याचार करना, कहीं ना, ये इससे पहले बहुत से केस आए हैं, और बहुत से केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। ये तो रिपोर्ट हो गया, सामने आ गया, पेरेंट्स ने हिम्मत कर ली, तब ये हम लोगों ने इसके ऊपर अवेयरनेस करनी स्टार्ट कर दी।
ये सब भी कहीं ना कहीं स्टडी से संबंधित है कि शायद शिक्षा में कुछ ऐसी कमियां हैं जो पहले गुरुकुलों में या पुराने शिक्षण संस्थानों में मिलती थी, जो मिलनी बंद हो गई है और जिसका ये इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो कितने लोगों की सब टीम है जो आपके पूरे चुनाव को मैनेज कर रही है? देखिए सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डिसीजन लेते समय ओनली 18 लोग थे। अब इस सभा में जो 150-200 लोग बैठे हैं वो हमारे मुख्य सहयोगी हैं, जो हमसे कुछ बड़े हैं, कुछ हमारे छोटे भाई हैं, कुछ हमारे बड़े भाई हैं, कुछ हमारे सहकर्मी हैं। हम 150-200 लोगों की मेन टीम है जो मिलकर इस इलेक्शन को लड़ेगी और आगे हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। देखिए मैम, 150-200 लोग अगर दरवेश बनकर काम कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत आसान है भी इस मुहिम को आगे तक लेके जाना। समस्या वहाँ जहाँ एक व्यक्ति कोशिश कर रहा हो, मेरे साथ मेरे इतने भाई, मेरे इतने बड़े बुजुर्ग मेरे साथ है, मुझे चिंता करने की जरूरत है। 150-200 लोगों की टीम बहुत बड़ी होती है, बड़ा इजीली अपने टारगेटों में अचीव कर सकते हैं। सर, सबसे पहले एजुकेशन मैंने आपको बताया, उसको आगे बढ़ते हुए देखिए, एजुकेशन नहीं होगी तो लोग बेरोजगार रहेगा, युवा बेरोजगार नशे की तरफ भी जाएगा। आप सब रिपोर्टर लोग हो, आप सबको पता है सिरसा में सैकड़ों मौतें ऑलरेडी ड्रग्स के कारण हो चुकी है, लेकिन ये इशू इतना हाइप नहीं लेता क्योंकि दबा हुआ मुद्दा है। ना कोई नशेड़ी सामने नशा बेच रहा, आते की तरह तो ठेके की तरह तो नशा बिकता नहीं है, ना नशेड़ी नशा बेच रहा सामने, ना नशेड़ी नशा कर रहा सबके सामने, और इवन माँ बाप भी उसको छुपा जाते हैं। तो इशू हाइप नहीं लेता, पॉलिटिकल ज़्यादा हाइप ले नहीं पा रहा, लेकिन सबसे डेंजरस इशू नशा है जो बेरोजगार लोग कहीं ना कहीं उसकी तरफ जाते हैं। इसके अलावा खाद्य सामग्री के अंदर जहर की समस्या हम देख नहीं पा रहे, शायद हम अपने हाथों से हमारे बच्चों को रोज जहर खिला रहे हैं। हर फल सब्जी उगने के बाद जब मंडी में आती है उसके बाद उस पर सैकड़ों ट्रीटमेंट होते हैं, केमिकल्स लग रहे हैं, टीके लग रहे हैं, तरबूज के अंदर टीके लग रहे हैं, आम के अंदर टीके लग रहे हैं, टमाटर के अंदर। हम सबको पता है कितनी मिलावटें हो रही है। वो सब मिलावटें हमारे बच्चों को धीरे धीरे कैंसर जैसे भयंकर रोगों का शिकार बना रही है, हम उसको देख नहीं पा रहे। हम सब लोग जो खड़े हैं ना यहाँ पे 20-30-50 साल की एज के जो लोग, हम हट्टे कट्टे इसलिए खड़े हैं, जब हमारी उम्र 4 साल की तब हमने इस जहर को नहीं खाया, हमने हमारी बॉडी उस समय ठीक बिल्ड करा है। कितनी मिलावटें हो रही है, वो सब मिलावटें हमारे बच्चों को धीरे धीरे कैंसर जैसे भयंकर रोगों का शिकार बना रही है, हम उसको देख नहीं पा रहे। हम सब लोग जो खड़े हैं ना यहाँ पे 20-30-50 साल की एज के जो लोग, हम हट्टे कट्टे इसलिए खड़े हैं, जब हमारी उम्र 4 साल की तब हमने इस जहर को नहीं खाया, हमने हमारी बॉडी उस समय ठीक बिल्ड कर ली थी। बट अब जो हमारे बच्चे हैं वो इस जहर में ही सांस ले रहे हैं, जहर ही खा रहे हैं, तो ये जब 30 साल की उम्र में आएंगे तो लड़खड़ा रहे होंगे। वो चीज़ हमें आज समझनी पड़ेगी, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। तो खाद्य सामग्री का इशू भी मेन है, प्लस जो मेन पॉलिटिक्स जिस मुद्दे की बात करते हैं, शहर में जल भराव की समस्या है, शहर में गंदे पानी की समस्या है, शहर में बिजली की समस्या है, शहर में टूटी फूटी सड़कों की समस्या है। बट मेरा ये मानना है ये समस्या सबसे आधारभूत समस्याएं हैं। अगर एक एमएलए थोड़ा बहुत भी जागृत अगर होता है, वो अपनी कमेटी को या अपनी लोकल संस्थाओं को थोड़ा बहुत स्क्रू टाइट करके रखे, तो ये समस्या तो वैसे ही पैदा नहीं होनी चाहिए। मुख्य समस्या जिसके मैंने अभी जिक्र किया, वो मुख्य समस्याएं जो डेवलपमेंट से संबंधित है, जो हमारे बच्चों की जान से संबंधित है, उस पर हमारा मुख्य टारगेट रहेगा। बेसिक समस्या तो हमें लगता है कि बहुत ईजी है मेंटेन करना, बस हमें कमेटी लेवल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ लोकल ठेकेदार जो होते हैं उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, वहाँ से थोड़ी करप्शन को हटाना है, चीज़ें ठीक हो जाएगी। चैलेंज क्या मानते हैं? बैठ जाते होंगे मैम। देखो मेरे सामने बहुत बड़े क्वेश्चन आया है कि हाँ भाई आप कहीं लास्ट में जाके सेटिंग तो नहीं कर लोगे। आप एक बार मेरे साथी लोग देखिए, छोड़ दीजिए मेरे कैरेक्टर को आप शायद असेस ना कर पाओ। हम इतने लोग, आज इस सभा में 200 लोग बैठे हैं, उस 200 लोग की इज्जत का मुझे इफेक्ट होगा ना कि 200 लोग मेरे साथ बैठे हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं। मैं ऐसा घटिया काम अगर कर जाऊं, लास्ट में कोई सेटिंग कर जाऊं, तो इन सब की इज्जत भी मैं जीरो कर दूं। मेरी तो जीरो होनी है। अगर आप रिपोर्टर हो तो जो लोग पहले बैठे हैं, आपको पता भी उनकी मार्केट में इज्जत क्या बची है। मुझे नहीं पता क्या कीमत ली इन्होंने, जो मर्जी कीमत ली, इज्जत तो उनकी जीरो हो गई ना। तो हमें ऐसे तरफ हम सोच ही नहीं सकते। दूसरा, पैसा हमारा टारगेट हो नहीं सकता, क्योंकि अगर पैसा अगर टारगेट होता तो हमारी लाइन बहुत बढ़िया है पैसा कमाने के लिए। सीए की लाइन में कोई पैसे की कमी नहीं है, अच्छी खासी इनकम होती है, और अगर किसी को चरित्र गिराना हो तो वहाँ क्यों गिराएंगे, जाके यहीं गिरा के कोई पैसा कमा लेता। तो हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं है कोई लास्ट में बैठने वाला। जी सर, चैलेंज क्या मानते थे जैसे पूरे चुनाव में? सर, चैलेंज 2-3 तरह के चैलेंज है। सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज तो ये है कि लोगों को समझाना कि आपके सामने एक ऑप्शन आया है। लोग क्या है, पुरानी पार्टियों से बाहर नहीं निकल पा रहे, उनको लगता है कि हाँ भी इनको वोट डालते हैं। दूसरा, अब जो हम बात कर रहे हैं उनको तो समझना पड़ेगा कि जिनको तुम वोट डाल रहे हो वो तो आज तक जिन्होंने
क्या किया क्या नहीं किया आपको अच्छे से पता है। अब जो नया व्यक्ति आया आपको उसे मौका देना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, वो सब साथ आ रहे हैं। लेकिन जो कुछ पुराने पार्टी के फॉलोअर्स हैं, जो लगातार एक निशान पर, एक लाइन पर लकीर खींचते आए हैं, उनको समझाना हमारा मेन टारगेट है। दूसरा टारगेट वो जो लोग लास्ट में पैसे लेके वोट दे देते हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता, फ्रैंकली मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैं उनको गलत नहीं कहता। उनको ये समझाना है कि पैसे देने वाले आपके पास आएंगे, और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तुम उनसे पैसे लो, 2 की जगह 4,000 लो, 5,000 लो, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों का भविष्य का सौदा नहीं करना, आपने अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचना, तो आपने वोट उनको नहीं देना। बस तो नोट ले लो चाहे, लेकिन वोट ऐसे बंदों को बिल्कुल नहीं देना। अगर आप देते हो तब आप बिकाऊ माने जाओगे, लेकिन नोट लेके वोट नहीं देने की पॉलिसी सबसे बढ़िया उन गरीब लोगों के लिए, उन जरूरतमंद लोगों के लिए। बाकी एक जो समझदार व्यक्ति है, मिडिल क्लास व्यक्ति, जो रिच क्लास व्यक्ति, वो पैसे की तरफ देखता ही नहीं है।